स्टार्टअप्स की जब भी बात होती है अमूमन हमारे सामने बड़े-बड़े हाईटेक सेक्टर्स का नाम सामने आता है। फूड टेक कंपनीज़ हो गई या फिर फिनटेक कंपनीज़ हो गई, हेल्थ टेक कंपनीज़ हो गई, फैशन टेक, ई-कॉमर्स, ऐसे बड़े-बड़े नाम हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेस भी हैं जो धीरे-धीरे इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में लगातार हो रहे इनोवेशन, अपडेशन की वजह से सामने आ रहे हैं। और जब अपॉर्च्युनिटीज़ सामने आ रही हैं, तो स्टार्टअप्स भी सामने आएँगे। एक असल एंटरप्रेन्योर ही उसको कहते हैं जो अपॉर्च्युनिटीज़ को, नई अपॉर्च्युनिटीज़ के बीच में एक बिज़नेस शुरू करने का विज़न ढूँढ ले, मौका ढूँढ ले। और एक ऐसा ही स्पेस उभर रहा है इस वक़्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज़ का। इस फील्ड में एक तमाम एजेंसीज़, कंपनियाँ शुरू हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं है इनके काम करने का, लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड ब्रांड्स की तरफ से बढ़ी है, चीज़ों को मार्केट करने के लिए, चीज़ों की रीच बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस तक पहुँचने के लिए, उस एरा में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स तक पहुँच दे रही हैं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स के इम्पैक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दे रही हैं। क्यों अचानक से ये स्पेस इतना अटेंशन गेन कर रहा है, नए-नए एंटरप्रेन्योर्स इस स्पेस में अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आज हम इसी स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे शुद्ध देसी स्टार्टअप की इस एपिसोड में। मैं हूँ उपासना, जो आपके साथ आपके सामने लाती हूँ इसी तरीके तमाम अलग-अलग सेक्टर्स के पीछे छिपी हुई डिटेल्स, बैकएंड पर लगने वाली मेहनत और तमाम अलग एग्जीक्यूटिव्स के साथ होने वाली हमारी कॉन्वर्सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी क्लुक के को-फाउंडर वैभव गुप्ता। वैभव कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी हैं, इसलिए उनके साथ हम ये भी समझेंगे कि एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की एक किसी स्टार्टअप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन से फंडामेंटल टैलेंट होते हैं जो देख करके हम ये समझ सकते हैं या फिर खुद को उस पोजीशन के लिए अपने आप को रिकमेंड कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि शायद हाँ, मैं एक सीईओ तो नहीं, लेकिन एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ज़रूर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो आइए सुनते हैं उनके साथ हमारा ये डिटेल कॉन्वर्सेशन। वैभव, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया योर स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए और मैं अपने विचार थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, आपकी जो कंपनी है क्लुक, आप लोगों ने इसे शुरू किया है और ये एक बहुत ही ट्रेंडी टर्म जो आजकल शुरू हुआ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उस फील्ड में उतरी है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टार्टअप सुने हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज पर बात की है, लेकिन इस एक सेक्टर ने मेरा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहकर भी शायद अपने दिमाग से, अगर हम डिजिटल मार्केट के बिज़नेस में है, किसी भी तरीके से बिज़नेस अगर ऑनलाइन है, तो ये उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। और डज़न्ट मैटर आप 1 साल पहले शुरुआत की हो आपने या 2 साल पहले शुरुआत की हो, हम लोग ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से वो कौन-सी चीज़ है कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फील्ड है, वो उस फील्ड में स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिंग फील्ड बनी हुई है? वो कोर रीज़न क्या नज़र आ रहा है आपको? सो ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ कि जितने मतलब लाइक सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा यूजर्स इंगेज होने लगे हैं, कंटेंट देखने लगे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स को अब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखने लगा है कि देयर आर सो मेनी वर्जिन ऑडियंस जहाँ पे वो टच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपने जैसे देखा होगा जोश, टकाटक, चिंगारी, नए नए प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएशन में एक नया रिवोल्यूशन ला रहे हैं कि मैं कंटेंट ऐसे भी बना सकता हूं और इन्फ्लुएंसर्स को एक अलग लेवल का इंगेजमेंट मिल रहा है और जस्ट ब्रांड उसको ज्यादा से ज्यादा लेवरेज कर रहा है। आप देखेंगे कि लास्ट 2-3 साल में ब्रांड्स का स्पेंड भी बढ़ा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। इस वजह से थोड़ा सा ये बिजनेस बूम कर रहा है। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं वो वहाँ पे एक नया अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक वहाँ पे गैप है, लेस क्लटर्ड है। अभी आप वहाँ पे बहुत काफी ज्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, सप्लाई का। सो यस, कोई सर्विस इन्फ्लुएंसर सर्विस मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा है उस गैप को फिल करने के लिए, कोई टैक्स सोल्यूशन लेके आ रहा है, कोई रिपोर्टिंग सोल्यूशन लेके आ रहा है कि हमारा रियल टाइम परफॉर्मेंस भी पता चलता रहे कि अगर हमने कोई इंटीग्रेशन किया है इन्फ्लुएंसर के साथ तो हमारा आउटपुट क्या है। सो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है एंड देयर आर मल्टीपल वेज एंड पैरामीटर्स जो हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप, एज एंटरप्रेन्योर।
आपके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम लोगों ने भी रिसेंट के कुछ सालों में इसका बहुत बड़ा क्रेज़ देखा है। तो शायद उतनी ज़्यादा आर-एन-डी वाली चीज़ पता नहीं यहाँ पर उसका क्या सीन बन रहा है और आप लोग क्योंकि एक स्टार्टअप शुरू किया, एक कंपनी शुरू की है जिसका कोर मकसद होता है प्रॉफ़िट कमाना। अगर मैं उस एंगल से बात करूँ तो ये फ़ील्ड कितनी अट्रैक्टिव उस फ़ील्ड से दिख रही है? क्या ये टेम्परेरी बबल वाला फेज़ है कि कुछ सालों तक ये चलेगा और उसके बाद से ये एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच जाएगा या फिर आपको एक्स्पोनेंशियली स्केल करने की या ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी इसमें नज़र आ रही है? हाँ, तो बेसिकली अगर आप प्रॉफ़िट की बात करें, सो मैं इस क्वेरी के आंसर को 2 चीज़ों में स्प्लिट करना चाहूँगा। एक है हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस कंपनी, जो कैंपेन को एंड टू एंड एग्ज़ीक्यूट करती है। सेकंड लेयर आती है आपकी टेक की, जो हमें मदद करती है कि हमारे प्रोडक्ट के, हमारे कॉन्टेक्स्ट और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग कौन-सा इन्फ्लुएंसर हमें लेना चाहिए, जहाँ पे हमें मैक्सिमम आरओआई मिले इन टर्म्स ऑफ रीच एंड एंगेजमेंट। सो अभी तक मेरे 10 साल के करियर में मेरे को कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर एजेंसी नहीं मिली जो नेगेटिव प्रॉफिट में हो। तो वी कैन से देयर आर डिसेंट प्रॉफिट, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट के साथ भी, इन्फ्लुएंसर के साथ, और आप कैसा आउटपुट दे रहे हैं। बट अभी लोगों का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा मतलब लाइक स्टेबल हो गया है। प्रॉब्लम उसमें फायदा ये है कि काफी सारे ब्रांड्स ने अपना डिजिटल स्पेंड बढ़ा दिया है। सो अब मार्केट में जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सबका रेवेन्यू बढ़ा है, काम बढ़ा है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। वैभव, आपसे अभी हम इस शो को शुरू करने से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि अ, हम एक पॉइंट था जहाँ आपका कहना था कि ब्रांड्स को कुछ कैंपेन्स का एग्ज़ाम्पल देकर के आपने बताया कि सेलिब्रिटीज़ आपके ब्रांड एंडोर्समेंट या फिर ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, लेकिन आपको मर्ज नहीं करना है इन्फ्लुएंसर और ब्रांड सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखिए और इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करने का काम दीजिए। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने देखा है, जैसे आपने कहा कि डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ी है, लेकिन अ, वो ऐसा नहीं है कि वो एडिशनल हुई है। आपने जो जो चंक वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को देते थे, एक्टर्स को देते थे, उन लोगों ने वो स्पेंडिंग कम करके डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को देनी शुरू कर दी है और शायद यही रीज़न है कि आज की तारीख में अगर हम लोग किसी अपने एक्टर एक्ट्रेसेस के प्रोफाइल देख लेते हैं तो उसपे भी हमको इन्फ्लुएंसर वाले एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है, चाहे कोई ट्रेंड फॉलो करना, वो खुद को भी एक इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में फॉलो आउट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपको ये जो क्या लगता है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं? अब सेलिब्रिटीज़ भी वो इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरीज़ में आ चुके हैं या फिर एक थिन लाइन डिफरेंस है, जो है अभी भी और उसे मेंटेन किया जाना चाहिए? उपासना, लाइक मैं इसमें और भी चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहले क्या होता था, जब भी एडवर्टाइजिंग होती थी तो वो तो ऑफलाइन होती थी, आपकी होर्डिंग हो रही है, टीवी पे हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिजिटल स्पेंड पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है, बिकॉज अब इतने सारे वेज आ गए हैं, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो उनको सारे कवर करने पड़ेंगे अगर आपकी ऑडियंस तक रीच आउट करना है। बट सेलिब्रिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेलिब्रिटी आपको विजिबिलिटी देता है, वो आपको क्रेडिबिलिटी नहीं, कभी नहीं दे पाएगा। अगर अमिताभ बच्चन साइकिल छाप अगरबत्ती के बारे में बात कर रहा है तो सबको पता है यार ये अगरबत्ती के बारे में तभी बात करेगा अगर उसको पैसे मिल रहे हैं। बट इन्फ्लुएंसर हैज अ डिफरेंट सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस। वो अपने जर्नी के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपना एस्थेटिक के बारे में बात करता है, अपना कंटेंट पीस के बारे में बात करता है। तो इन्फ्लुएंसर आर द क्रेडिबल ड्राइवर एंड द सेलिब्रिटीज आर द विजिबल ड्राइवर। सो हम बोलते हैं कि आपको अगर कैंपेन लॉन्च करना है तो आप एक सेलिब्रिटी लो, बाकी आप इन्फ्लुएंसर लो, बिकॉज एक सेलिब्रिटी के कॉस्ट में यू विल गेट 100 प्लस और 500 प्लस इन्फ्लुएंसर, जहां पे आपका रीच भी ज्यादा होगा, आपका ऑडियंस ओवरलैप भी कम होगा, आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को केटर कर पाओगे अपना कंटेंट, और आपका जो इंगेजमेंट आएगा वो भी यूनिक आएगा। तो आपको विजिबिलिटी भी मिल गई कि हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन क्रैक किया था एक बड़े सेलिब्रिटी नाम को लेकर, और आपको क्रेडिबिलिटी भी मिल गई जैसे ही आपने मैक्रो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स यूज किए, एंड आपका बजट भी स्टेबल रहेगा। ओके, मैंने एक चीज़ देखी है जैसे कि ब्रांड्स का अप्रोच चेंज होते हुए देखा है अगर मैं बोलूँ बेसिकली। पहले कुछ-कुछ ब्रांड्स अपनी इमेज को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस थे कि उनका एक टारगेट ऑडियंस सेट था कि मुझे इसी ऑडियंस को कैटर करना है, एक प्रीमियम सेगमेंट था उनका। लेकिन जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर वैरायटी है कस्टमर्स में। आप
और अगर आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है तो शायद आपको वो ब्रांड इमेज वाली चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कल को मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कोई भी एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है जो एक प्रीमियम नीश सेगमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वही कंपनी उसे टीयर 2 और टीयर 3 में भी बेचने के लिए तैयार है। उसको ब्रांड इमेज अब वो नहीं चाहिए कि मैं एक प्रीमियम लोगों का प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि अगर वो इस तरीके से चलेगी तो शायद उसका कंज्यूमर बेस नहीं हो पाएगा। और इस चीज के लिए वो इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अगेन आपने कहा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी वाइज चेंज आया है, क्या इसमें इन्फ्लुएंसर्स वाले पूरी इकोसिस्टम के इवॉल्व होने का रोल है, या फिर क्या इन लोगों ने ये चीज दिखाई है कि टीयर 2 टीयर 3 में इतनी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस है जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रोथ वाला फैक्टर दे सकती है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इवन आई हैव सम केस स्टडी एज वेल। सो पहले प्रॉब्लम क्या था, अगर आपको याद हो, जब टिकटॉक इनिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ था, सो जो बड़े ब्रांड्स थे, एमएनसीज ब्रांड थे, वो टिकटॉक पे कैंपेन नहीं करते थे। तो उनका शुरू से माइंड सेट था, यार टिकटॉक पे ना ऑडियंस अच्छी नहीं है, बहुत टीयर 3 टीयर 4 से ऑडियंस आ रही है, तो हम अभी भी जो हमारे प्राइमरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या टीवी हो गया, रीच एंड इम्प्रेशन की बात करते हैं, तो वो वहां पे अपना कैंपेन कर रहे थे। बट ओवर द टाइम जैसे ही टिकटॉक ने पॉपुलैरिटी गेन करी और वहां पे दिखा कि वहां पे टीयर 3 टीयर 4 से लोग काफी ज्यादा इंगेज कर रहे हैं, इवन क्वालिटी ऑडियंस भी इंगेज कर रही है, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो टिकटॉक ने क्रैक किया। एंड देन बड़े ब्रांड्स ने भी अपने कैंपेन स्टार्ट कर दिए, एंड नाउ दे आर इवन मोर टारगेटिंग प्रिसाइसली टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 के लिए, बिकॉज वहां पे भी ऑडियंस है जो प्रीमियम प्रोडक्ट ले सकती है, इंगेज कर सकती है, बट इससे पहले उनके पास कोई तरीका नहीं था जहां पे वो फनल क्रिएट करके उनको टारगेट कर सके, उनके साथ इंगेज कर सके। सो मैं कहूंगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने, इन्फ्लुएंसर्स ने एक ये नया सेक्टर ट्रिगर किया है, जो अब काफी सारे ब्रांड्स हैं जो वहां पे उनको टारगेट कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं। इवन यू कैन सी मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड्स, वो उनके लिए तो टीयर 2 टीयर 3 हॉट मार्केट है, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, यू यू कैन नेम इट, सब पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ही ग्रो हुए हैं। क्या बाहर भी इसी तरीके से ऑलरेडी पहले से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, ऐसे सर्विसेज दे रही थी? क्या इस तरीके का सिस्टम थोड़ा ऑर्गेनाइज हो चुका है इस तरह की मार्केटिंग कंपनीज आने के बाद से? क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक एजेंसी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करेगी। जैसे आपने बताया कि आप कौन कौन सी सर्विसेज आपकी कंपनी जो क्लुक क्लुक है वो दे रही है, तो जो आपके क्लाइंट होंगे, जिनको आप सॉल्यूशन दे रहे होंगे, उनको ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ऑर्गेनाइज़्ड और एक सेग्रीगेशन किया हुआ सारी चीज़ें मिल रही होंगी, जो अभी तक उनके पास सिर्फ़ पूल ऑफ डेटा हुआ करता था। तो इसका कितना बड़ा आगे एक्सपेंशन का स्कोप दिख रहा है, कितने सालों तक के लिए? आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जो भी कुछ नया ट्रेंड है, नया टेक है, यूजुअली वेस्टर्न कंट्री से स्टार्ट होता है, फिर बाद में साउथ ईस्ट एशिया, एशिया अडॉप्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी वैसा ही हुआ है, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर जगह सेम है, डेटा ट्रांसपेरेंसी। हमें नहीं पता हम किस इन्फ्लुएंस के साथ इंगेज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कितना है, और प्रॉब्लम क्या है, ये ग्लोबली इशू है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड वो सेम इन्फ्लुएंसर के साथ केटर कर रहे हैं, जबकि हम बोलते हैं कि यार मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनको ब्रांडेड डेट नहीं मिल रही है, कैंपेन नहीं मिल रहे हैं, इवन दे हैव बेटर ऑडियंस, बेटर कंटेंट क्वालिटी, बेटर एंगेजमेंट रेट। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया अभी भी ग्लोबली है, और क्लुब ने सक्सेसफुली इसको सॉल्व करने का फाइट किया, एंड वी आर गेटिंग 85% पॉजिटिव रिजल्ट टुवर्ड दिस। एंड स्केलेबिलिटी की बात करें, obviously there are many challenges we are facing in terms of segregation, इसको कैसे हम स्ट्रक्चर कर पाएंगे। सो अभी लोग बात कर रहे हैं कि हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए, इन्फ्लुएंसर टू ई कॉम चाहिए, कि ठीक है लाइक्स इंगेजमेंट एक मैट्रिक है टू चेक कि हमारा कैंपेन कितना सक्सेसफुल हुआ है, और अब हमें उसमें सेल्स भी चाहिए। तो हम काफी मोल्ड कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को डेटा वाइज, एंड वी आर ट्राइंग टू केटर एज लाइक जितना कर सकते हैं, बट वी कैन से एज ऑफ नाउ वी आर अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, और अभी हम वेस्टर्न कंट्री से बहुत आगे हैं ये सोल्यूशन देने के लिए।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स टर्म जब भी हम यूज़ करते हैं, चाहे उसको ब्रांड्स जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं, कौन-सा एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपको लगता है कि वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए और वो चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम हो, ये क्रिएटर्स इकोनॉमी हो, कोई एक ऐसा मिथ जो आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से सर्कुलेट हो रहा है और उस चीज़ को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है? इसमें एक बहुत बड़ा लाइक मिथ है, जैसा आप पूछना चाह रही हैं। जैसे ही कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, स्पेशली इन ब्यूटी सेक्टर और कॉस्मेटिक सेक्टर, वो सोचते हैं कि हम 3 महीने के लिए बड़ा कैंपेन करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो हम ब्रांड बन जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि एक नया ब्रांड आया है और काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जिन्हें हम नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, मार्केट में ऐसी प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा फ्लोट हो गई हैं जिनके पास रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नाउ मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो आगे बढ़ रहे हैं वो फेक फॉलोअर्स की सप्लाई पे बढ़ रहे हैं। और अभी ब्रांड कोई किसी तरह का ऑडिट नहीं कर पा रहा है कि हम फिल्टर कर सके कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ब्लैकलिस्ट कर दें या अपने कैंपेन से एक्सक्लूड कर दें। बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि नहीं, नो मैटर इन्फ्लुएंसर कैसा भी हो, हमें सिर्फ उसको यूज करना है, मेंशन चाहिए सोशल मीडिया पे, सो वी कैन क्रिएट सम पर्सोना अबाउट द ब्रांड कि हाँ ये ब्रांड है, सब बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो हमें यूज करना चाहिए। बट हम बोलते हैं अपना स्ट्रेटेजी चेंज करो। पहले आपको अपना ऑडियंस पहचानना पड़ेगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो किस चीज के बारे में बात करती है, उनका इंटरेस्ट क्या है। फिर उस पे R&D करो, अपने इन्फ्लुएंसर फिगर आउट करिए। फिर आप देखो इन्फ्लुएंसर का पोटेंशियल क्या है कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। देन आप कैंपेन प्लान करो। अभी जो भी कैंपेन प्लानिंग हो रही है वो ब्लाइंडली हो रही है। वो देखते हैं अच्छा इसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, इंगेजमेंट भी आ जाती है, चलो इसको ऑनबोर्ड कर लेते हैं। बट वो चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि इंगेजमेंट कहाँ से आ रही है, फॉलोअर्स क्या है, कुछ नहीं पता, सब अभी फ्लफ है। एक और जो कंसर्न मुझे नजर आता है इस स्पेस में, जैसे रातों रात बैन कर दिया गया टिकटॉक को इंडिया में, चाहे जो रीजन रहा हो, और बाकी अगर सोशल अदर जो भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर के भी बाहर की कंट्रीज में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के डिस्कशन हो रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, नए तरह के नियम बन रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, कभी कुछ सिक्योरिटी को लेकर के, जैसे अपने यहाँ टिकटॉक को बैन किया गया। कुछ एक सर्टेनिटी नहीं है इस स्पेस में। आज भले ही फ्लोरिश कर रहा है और पता नहीं कितने ही इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा के और न जाने कितने अमीर बन चुके हैं, जिस वजह से बाकी और जो रेगुलर पीपल हैं जो हमारे बीच के हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी जर्नी देख रहे हैं, तो वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। लेकिन वो जो चीज नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों ने बहुत शुरुआती स्टेज में उस स्पेस को कैटर किया है, अब धीरे धीरे वो सैचुरेशन लेवल भी जा सकता है और वो अनसर्टेनिटी भी आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट की भी आंखें उस तरफ जा रही हैं। तो ये जो रेगुलेशन वगैरह वाली चीजें हैं, ये जो अनसर्टेनिटी है कि कभी कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि कोई ऐप चलेगा ही चलेगा, वो बंद भी हो सकता है। तो क्या ये जो अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है वो इस ग्रोइंग स्पेस के लिए, न्यू इमर्जिंग स्पेस के लिए कितना हिंड्रेंस भरा हो सकता है या फिर कितना ग्रोथ ट्रिगरिंग हो सकता है? जो टिकटॉक बैन हुआ, दैट इज वेरी पॉलिटिकल थिंग, मैं उस पर बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। बट अगर आप देखेंगे, टिकटॉक अब इंस्टाग्राम से भी आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट ग्लोबली। एंड देन टिकटॉक ने एक काम जरूर किया कि सबको कंटेंट बनाना सिखा दिया। पहले आप अगर देखेंगे, यूसेज ऑफ सोशल मीडिया एंड नंबर ऑफ क्रिएटर्स वर वेरी लेस, बट आफ्टर टिकटॉक एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया है। एंड देन टिकटॉक के जाने से हमारे इंडिया के ही इतने सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए हैं जहाँ पे क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इवन अब कंटेंट की वैरायटी बनने लगी है, बिकॉज उससे पहले उनको अपना ऑडियंस को आइडेंटिफाई नहीं किया था उन्होंने कि हमारी इस तरह की ऑडियंस है, उसको किस तरह का कंटेंट पसंद है। और इंडिया इज अ वेरी चैलेंजिंग मार्केट, हमारी इतनी सारी बाउंड्रीज है, हर बाउंड्री पे हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कंटेंट एफिनिटी चेंज हो जाता है। तो एक तो वो फायदा हुआ, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा बैन आएगा। अभी जो आप पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर के फेवर के लिए आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंस के साथ एक बैड इन्फ्लुएंस भी आता है। एक इन्फ्लुएंसर है, वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, पहले वो उसको देखता नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, वो कमर्शियली इंगेज करता है और उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है कि अगर आप किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं,
कुछ भी आपको लाइक कमर्शियल, किसी भी कमर्शियल में कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आपकी जो लॉयल ऑडियंस है आप उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें कि यार देख, मैं सुबह भी कोको कोला पी रहा हूँ, मैं शाम को भी कोको कोला के बारे में बात कर रहा हूँ, और रात को भी कर रहा हूँ, तो मे बी मेरे को कोको कोला पसंद है। तो आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए ये पसंद के लिए कोको कोला के बारे में बार बार बातें कर रहा है या फिर इसको पैसे मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक गैप है जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो गैप दूर करें, ऐसा ना हो कि कोई बैड इन्फ्लुएंस मिल जाए। मैं जैसे आपको कोई एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा क्रिप्टो के बारे में बातें कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे, आप ये कर लो वो कर लो, और वहां पे बहुत लोगों का लॉस हुआ। बाद में पता चला कि जो इन्फ्लुएंसर बात कर रहा था वो उसको पैसे मिले थे, आपके किसी प्लेटफॉर्म से मिले हैं, एक्सचेंज साइट से मिले हैं। अगर वो पहले से ही अगर डिस्क्लोज कर देते तो उनकी जो लॉयल ऑडियंस है, फॉलोअर्स है, उन्हें पता होता कि आप पैसे मिल रहे हैं तो पहले खुद चेक करो, R&D करो, देन इन्वेस्ट करो। तो गवर्नमेंट का अच्छा एक इनिशिएटिव है। हाँ, अगर एक नया प्लेटफॉर्म बंद होगा तो एक नया आएगा भी। इतनी यूथ है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है आज की डेट में सोशल मीडिया। आप कुछ भी बनाएंगे, अगर कल को कोई XYZ नया प्लेटफॉर्म आएगा तो वहां पे ऑडियंस जाएगी आपकी, तो वहां पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी स्टार्ट होगा। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वैभव, मैंने जितना देखा इस स्पेस को एनालाइज किया, जैसे फेसबुक को अगर हम बात करें तो जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अगर मैं आज का ड्यूरेशन भी देखूं तो वो एक सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया। मतलब फेसबुक को देख करके एक एक पॉपुलेशन होगा जो जिसके लिए अभी भी फेसबुक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा, बट मैं एक बड़ा चंक जानती हूँ पॉपुलेशन का जो फेसबुक को अब वो कर चुका है, त्याग चुका है कि पेट भर गया, मन भर गया, अब यहाँ नहीं। अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। तो क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी जो है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म में डिफर करती है कि मैं जैसे फेसबुक के लिए उतनी ज्यादा टारगेट ऑडियंस अब वहां पर नहीं है तो उसको आपको कैटर नहीं करना है, वहां के फॉलोअर्स को आपको नहीं देखना है, या फिर डजेंट मैटर सैचुरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको उसको भी कंसिडर करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया सारी कलेक्टिव बात होगी, या फिर आप लोग सैचुरेशन के हिसाब से छोड़ते जाते हैं, जहां पर ज्यादा ऑडियंस होती है, जहां ज्यादा एंगेजमेंट हो रही है, जहां ज्यादा डिस्कशन हो रहे हैं, उसको कैटर करते हैं आप लोग। पहले तो फेसबुक कभी एज अ इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म था ही नहीं, अगर आप बात करें, बिकॉज फेसबुक ने हमेशा ना इसे प्राइवेट रखा है। अगर आप देखेंगे 99% जो भी यूजर है फेसबुक के वो अपनी टाइमलाइन को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, आइदर टू फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही उनका कंटेंट देख सकते हैं, एंड देयर इज अ लिमिट, आप 5,000 से ऊपर फ्रेंड नहीं कर सकते हैं। तो फेसबुक इज समथिंग जहाँ पे सिर्फ आपके जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके फेसबुक पेज हैं वही फ्लोरिश करते हैं, वहां पे वही अपना कंटेंट डालते हैं और थोड़ा ब्रांडेड पोस्ट करते हैं। बट हाँ, यू कैन से कि अब लोग फेसबुक पे टाइम कम स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा करते हैं। सो पहली बात, वहां पे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आप वहाँ पे इतने सारे फिल्टर्स हैं, इंटरेक्टिव AR फिल्टर्स हैं जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करके डाल सकते हैं। एंड देन ये काफी कुछ आजकल के यूथ में काफी ज्यादा नंबर्स गेम हो गया है कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, इतने सारे इंगेजमेंट आ रहे हैं। तो वो थोड़ा इंस्टाग्राम पे ज्यादा होता है। और फेसबुक पे एक प्रॉब्लम और होता है कि यार मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स देखेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो लोग एक बाउंड्री वॉल बना लिया है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कि वहां मेरा एक फिल्टर्ड, एक केटर्ड ऑडियंस है, फैमिली एंड फ्रेंड वाला, और इंस्टाग्राम मेरा पब्लिक है पूरी दुनिया के लिए। तो वो इट्स लाइक जैसे हम बचपन में करते थे ना, स्क्रैप बुक होती थी हमारी, तो वो उसको थोड़ा सा एक प्रीमियम लुक दे दिया है। दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है, अपना कंटेंट दिखाना है। जैसे आपका स्नैपचैट आया था तो स्नैपचैट में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बट इंडिया मार्केट में लाइक इंस्टाग्राम इट्स अ लाइक विनर। वैभव, हम लोग जैसा मैंने इनिशियली आपसे कहा कि इस सीरीज में हम बैक एंड में लगने वाली जो भी मेहनत होती है, जो शायद पर्दे के पीछे उतनी ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स कम्युनिटी में डिस्कस होती है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्कस होती है, बट जो एक प्लेन ऑडियंस है जो कंज्यूम करती है इसको एज अ इंटरेस्ट, उसके सामने शायद उतनी ज्यादा खुलकर बात नहीं होती है। आप क्लुक क्लुक जो कंपनी है उसके चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी हैं। क्या क्या काम होता है बेसिकली आपका, क्या टारगेट होता है आपका, कैसे आप अपने जो इस पोजीशन है उसका मेन फंक्शनिंग क्या होती है एक स्टार्टअप में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की? सो ये तो आपने बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेरी करी है। सो हमारा जो चैलेंज है वो डे टू डे चेंज होता रहता है।
सो हमारा कोर एजेंडा होता है कि वी नीड टू हमें एक ब्रिज बनाना है आपका ब्रांड एंड जो हमारे एंड कंज्यूमर है ऑडियंस है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी कंटेंट केटर कर रहे हैं और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो हमने एज अ क्लूब एक एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है तो मैं उसके ऑडियंस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर शॉर्टलिस्ट कर पाएगा मेरा ब्रांड। और उसमें भी बताते हैं कि अगर मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ या वेडिंग कंटेंट के साथ इंगेज करना पसंद है तो हमारा प्रेफरेंस है हम वेडिंग रिलेटेड ब्रांड को बोले कि आप ये इन्फ्लुएंसर यूज करो बिकॉज उसकी ऑडियंस को वेडिंग रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है। तो एक हम बीच में एक नरेशन क्रिएट कर रहे हैं कि यार आपका कंटेंट सही जगह पहुंचना चाहिए, सही टाइम पे पहुंचना चाहिए एंड वाया राइट सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर पहुंचना चाहिए। सो हम टेक्नोलॉजी को जैसे भी यूज कर सकें कि वो जो हमारा गैप है वो गैप कम हो जाए। सो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट दैट इशू। जैसे हम लोगों ने और भी एपिसोड्स किए, उसमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है बैक एंड पे देखता है, सीईओ हो गया, सीओओ हो गया, और आज आपके साथ मेरी बात हो रही है सीपीओ के काम को लेकर के। कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि मुझे एक स्टार्टअप में काम करना है, मैं एलिजिबल भी हूँ, मेरे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अगर कहीं वैकेंसी दिखती है तो। उसके अंदर वो कौन से बेसिक ऐसे फंडामेंटल क्वालिटीज होती हैं जो उसको अपने अंदर ढूंढनी चाहिए कि अगर मेरे अंदर ये है तो मैं डेफिनेटली चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के लिए खुद को पोजीशन कर सकता हूँ या फिर अप्लाई कर सकता हूँ या एम कर सकता हूँ उस चीज के लिए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता कुछ कि आपको बहुत पर्टिकुलर स्किल चाहिए किसी भी चीज के लिए, बट हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको दो स्किल तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको किसी स्टार्टअप में स्टार्टअप ज्वाइन करना है या स्टार्टअप स्टार्ट करना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि पहले तो आपको फिगर आउट करना चाहिए कि मार्केट में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मैं इसका सोल्यूशन इस तरीके से दूंगा। सेकेंड आपका एंथू होना चाहिए। अगर इन ये दो चीजें नहीं है तो आप किसी भी पोजीशन को केटर नहीं कर पाएंगे इन स्टार्टअप वर्ल्ड। ओके, जब से कंपनी शुरू की है कुछ काफी चैलेंजेस आते हैं तो एज अ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हमें अपने आप को हमारे अपने विजन को एटलीस्ट 2 साल आगे का रखना पड़ता है। एंड इवन फॉर लास्ट 2 इयर्स मेरे को एक बार बार क्वेरी आ रही है कि अब लोग बहुत ज्यादा वेब 3 के बारे में बात करते हैं, मेटावर्स के बारे में बातें करते हैं। तो एज अ क्लूक एज अ टेक आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें उस पर काम करना स्टार्ट किया है। अभी लोग इन्फ्लुएंसर टू ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, आपका वीडियो कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां से लाइव करेंगे इन्फ्लुएंसर्स देन वहां से सेल जनरेट करेंगे, जो चाइना में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो आप उसे इंडिया में या अदर ज्योग्राफी में कैसे केटर करेंगे। सो हमारा R&D हमेशा चलता रहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या चल रहा है या दूसरे ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं दूसरे टेक में। ऐसा तो नहीं है कल को जाके वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या सोशल मीडिया से मर्ज हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम खुद ही कुछ सोल्यूशन निकालने का फाइट करते हैं एंड हमारा हंगर वही है कि वी हैव टू बी एड ऑफ कर्व ऑल द टाइम। बिल्कुल, आपने जो चीज एक कही वैभव की, चाइना में ऑलरेडी आ चुका है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लाइव सोशल मार्केटिंग अगर मैं कहूँ टर्म तो शायद सही, तो उसको टर्म दिया जा रहा है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट बन गया ई कॉमर्स का, मर्ज हो गया है। लाइव हमको ट्रायल दिख रहे हैं कि वो कैसे दिखने वाले हैं, कैसी चीजें चलने वाली हैं। क्या आपके इन लाइन में भी आने वाले टाइम में मतलब आपने कैसे सोचा हुआ है कि बिजनेस कैसे कैसे इवॉल्व, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज होंगी वो बिजनेस के इवॉल्व होने के अकॉर्डिंग ही आप उनको सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे। तो क्या आप भी बिजनेसेस में ऐसे चेंजेस आते हुए देख रहे हैं और आप लोगों ने इस चीज के लिए अपने आप को हर एंड पे रेडी रखा हुआ है? हाँ जी। सो जो आप बता रहे हैं लाइव कॉमर्स हो गया एंड मेटावर्स बहुत बड़ी चीज हो गई है। जैसे आपने देखा होगा देर आर फ्यू इंडियन ब्रांड्स लाइक हमारा बोट ने किया था, आपका एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के साथ इंगेज किया था। सो हम भी अपने आप को टेक वाइज अपग्रेड कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में 2 साल में ये सब चीजें आएंगी तो हमें विदाउट वेस्टिंग टाइम
हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, केटर कर पाएंगे, और देन ब्रांड के साथ कैसे हेल्प करेंगे टू इंगेज विद सच न्यू चैलेंजेस। सो या अभी तो हम पूरा रेडी हैं। अभी तक मार्केट में जितनी बातें चल रही हैं, आने वाले 2 साल में क्या होगा, कैसे होगा, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड काफी सारे सोल्यूशन ऑलरेडी हमने प्लग इन कर दिए हैं। वैभव, टू बी ऑनेस्ट, ये जो सेगमेंट है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर ज्यादा से ज्यादा 3-4 कीवर्ड सुन रखे हैं, जो सोशल मार्केटिंग, लाइव ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन बहुत ज्यादा जो डीप इंसाइट है जो आपने दी है, वो अभी तक मेरे पास नहीं थी। और मुझे लगता है बहुत सारे ब्रांड्स या फिर इवन इन्फ्लुएंसर्स, अगर मैं बात करूं, तो उनको भी अपने आप को इस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने किसी काम को सेल आउट कर रहे हैं तो उनको सर्टेन पैरामीटर्स पर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ब्रांड्स को कि हाँ, हमारे लिए मैं इस पैरामीटर पे आपको सेल आउट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता हूँ। एक जो क्वेश्चन मेरे सामने सबसे आखिरी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, या फिर इसमें इतना ग्रो करने के चांसेस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने $1 बिलियन की या फिर इतने $1 मिलियन की इंडस्ट्री बनने की कैपेसिटी है इसमें? अगर मैं आपको 2022 के नंबर बताऊं ग्लोबली, तो अभी तक ये 19 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, एंड फॉर लास्ट 3 ईयर इट्स ग्रोइंग विद 31% एवरेज ग्रोथ एवरी ईयर। एंड जैसा मैं पहले, बहुत ट्रेडिशनल ब्रांड्स थे, कंपनीज थी, वो स्पेंड कर रहे थे, बट अब हर साल हजारों D2C ब्रांड्स, टेक ब्रांड, फिनटेक, एडटेक, ये सब आ रहे हैं, और जिनका मेजोरिटी ऑफ द बजट वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ही स्पेंड कर रहे हैं। आपने और एक हम एंटरटेनमेंट फील्ड तो भूल ही गए। पहले जब भी हमारी कोई न्यू मूवी रिलीज होती थी या न्यू सॉन्ग आता था, तो उसके सिर्फ ट्रेलर आपके यूट्यूब पे आते थे या फिर म्यूजिक चैनल्स पे आते थे। पर आपने नोटिस किया होगा लास्ट 2 साल में उन लोगों ने भी बड़े छोटे सारे इन्फ्लुएंसर के साथ इंगेज करना स्टार्ट कर दिया है, रील उनकी वायरल होती है, और अब एक ट्रेंड बन गया है। अगर ये गाना रील पे आपका पॉपुलर हो गया है तो हिट हो गया है। जैसे अभी आपने पठान मूवी देखी थी, तो पठान मूवी के सारे सॉन्ग रील पे वायरल हुए थे। सो नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी के लिए स्कोप बढ़ रहा है। और फिर ऑब्वियसली जितनी नई मार्केटिंग कंपनी आएगी, उतना क्लूक के लिए स्कोप बढ़ेगा कि वो हमसे हमारा टेक सब्सक्राइब करें। सो बेसिकली आप लोग एक टेक सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं इन्फ्लुएंसर एजेंसीज के लिए, या फिर एग्जैक्टली क्या कौन से ऐसा सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब आप किसको कैटर कर रहे हैं, B2C या B2B? हम सबको, हम B2B भी कैटर कर रहे हैं, B2C भी कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो टेक है वो आपको हेल्प करता है कि आपको कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना चाहिए, आप किस तरह की ऑडियंस को केटर कर पाएंगे किस इन्फ्लुएंसर के थ्रू। सो जो जितनी भी इन्फ्लुएंसर एजेंसीज हैं, आपके D2C ब्रांड्स हैं, बुटीक एजेंसीज हैं, स्मॉल मीडिया एजेंसी है, बिग मीडिया एजेंसी है, सब हमारे क्लाइंट हैं। बिकॉज हमारा कहना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर पे अगर कुछ भी स्पेंड करता है, उसको हमारा प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना चाहिए। हम इंस्टेंटली डे 0 से, स्पेशली फॉर इंडिया, 40 to 50% का ऑप्टिमाइजेशन दिखाएंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्पेंड और परफॉर्मेंस। ओके वैभव, आपके साथ बात करके बहुत सारी डीप इंसाइट मुझे भी मिली है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उनमें चाहे वो सिंपल कंटेंट कंज्यूम करने के पर्पस से जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो सुन रहे हो, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, या तो फिर कोई ब्रांड हो, उन तक अगर ये बात पहुंचेगी तो जरूर उनको एक नया इंसाइट मिलेगा, जो चीज वो अभी सीख रहे होंगे, जिन चीजों के बारे में उनको मालूम पड़ रहा होगा, और एक एक्सपर्ट जो ऑलरेडी आप एक प्रॉब्लम को कैटर कर रहे हैं, एक सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, उससे काफी ज्यादा उनको मदद मिलेगी, और आप जैसे एजेंसीज के पास वो पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड काफी पसंद है। थैंक यू वेरी मच उपासना, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपने व्यू शेयर करने के लिए, और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और कुछ क्लैरिटी मिलेगी मेरे आंसर से लोगों को, लिसनर्स को। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की उन चीज़ों को समझने की कोशिश की जो शायद एक हमारे सामने, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंडोर्स करते हुए इन्फ्लुएंसर्स के पीछे हमें नहीं नज़र आते, हमें नज़र आते हैं तो वो एंडोर्स करते हुए इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन अब शायद ये एपिसोड सुनने के बाद हमें उनके पीछे की स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाए कि आखिर ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है, कैसे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लगे हुए हैं, क्यों सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपना रहे हैं, और क्या इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वहाँ पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें, और हमारे आगे के एपिसोड के लिए, नई थीम के लिए, नए फाउंडर्स के साथ बातचीत के लिए, और इसी एपिसोड के साथ मैं उपासना आपसे लेती हूँ अलविदा। आपसे फिर मिलूंगी एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फाउंडर के साथ, या किसी बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो एक स्टार्टअप में निभा रहे होंगे एक बड़ी जिम्मेदारी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।